हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई गन्ना की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर ध्यान नहीं देते, जिससे उन्हें कम उत्पादन मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्राम देवलखेड़ी जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान फारूक खान हैं, जिन्होंने गन्ना के वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अच्छी आय कमाई। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनकी आय व्यय के बारे में खुद इन्हीं से। तो किसान भाइयों, मैंने जो वैरायटी लगाई थी, मैंने 404 वैरायटी लगाई थी गन्ने की। इसकी किस्म में ये फ़ायदा ये इसकी ये क्वालिटी है इसके वैरायटी के अंदर कि इसका गन्ना लालपन पे रहता है और मोटा रहता है। तकरीबन 1.5 से 2 इंच के करीब हो जाता है इसकी मोटान जो हैगी, तकरीबन 1.5 इंच करीब रहती है इसकी मोटान। और इसकी जो लंबान है किसान भाइयों, अभी जो मेरे गन्ने की लंबान है वो तकरीबन 8 से 9 फीट के करीब है तकरीबन। तो किसान भाइयों 9 फीट करीब है ये। और इसके अंदर जो है किसान भाइयों उत्पादन इस वैरायटी में अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके खर्चे के ऊपर। तो ये तकरीबन सारे खर्चे मिला के होगा तकरीबन 93,000 रुपये के किसान भाइयों। और टोटल किसान भाइयों एक एकड़ में तकरीबन 15 टाली गन्ना निकलता है किसान भाइयों। और जो अभी हाल भाव चल रहा है किसान भाइयों, वो चल रहा है तकरीबन 12,000 रुपये प्रति टाली का रेट चल रहा है। तो अगर हम 12,000 रुपये ही अगर टाली का अगर मानते हैं और अगर वो 15 टाली निकलता है किसान भाइयों, तो वो निकलता है 1,80,000 रुपये का। तो किसान भाइयों 1,80,000 रुपये का तो हमारा ये पूरा गन्ना हो गया। और उस पर से हम लोग किसान भाई जो हमारा खर्चा आया 93,000 रुपये, वो हम उसमें माइनस कर देते हैं। तो हमारा बचा किसान भाइयों 87,000 रुपये नेट प्रॉफिट बचा, जो हमें एक एकड़ से मुनाफा, शुद्ध मुनाफा मुझे हुआ किसान भाइयों। किसान भाइयों, अभी आपने इस किसान के आय व्यय के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं इस किसान से गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यों को कब और किस तरह से किया। कि गन्ने की बुआई से लेके गन्ने की बुआई किस प्रकार करना है हमें, और गन्ने की तैयारी और मैंने किस प्रकार करी है गन्ने की तैयारी। तो सर्वप्रथम आता है खेत की तैयारी। किसान भाइयों, हमें जो खेत की तैयारी करना है वो जो है उसको अपन को पहले हाँकना है, गहरी जुताई करना है। हल के द्वारा करें अपन या किसी के भी द्वारा करें। तो उसको गहरी हकाई करने के बाद उसमें अपन लोग 2 टाली गोबर की खाद डाल देते हैं। और अगर हम लोग इसके अंदर अगर किसान भाइयों बात करते हैं रासायनिक खाद की, तो इसके लिए हमें 120 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ती हैगी। और 50 किलो हमें पोटाश की ज़रूरत पड़ती है और 50 किलो हमें फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम यूरिया जो हैगा वो आधा ले लेते हैं, बाकी पोटाश और फास्फोरस जो है उसकी मात्रा हम पहले ही डाल देते हैं इसके अंदर। और उसके बाद डालने के बाद हम इसको गहरी जुताई कर लेते हैं, इसको पूरा बराबर कर लेते हैं, समतल कर लेते हैं खेत को हमारे। उसके बाद किसान भाइयों अब हमें लगाना है गन्ना। तो किसान भाइयों, हम इसके अंदर गन्ने के लिए हम जो हल के द्वारा या कोई मशीन आती, जो मशीन भी आती है किसान भाइयों, उसके द्वारा भी हम ये बेड बना सकते हैं। बेड से बेड की दूरी हम तकरीबन 3 फीट के करीब रखते हैं। तो उस पर क्या रहता है 3 फीट की दूरी से कि वो बीच की जो जगह होती है उसमें आसानी रहती है हवा आने जाने के लिए। उसके अंदर बेड बनाने के बाद किसान भाइयों इसके ऊपर हम फिर इसको गहरी नाली बनाते हैं इसके अंदर। और नाली बनाने के बाद किसान भाइयों हम इसके अंदर मैंने जो करा है किसान भाइयों, इसमें गन्ने की जो पीस करे है वो आधा फीट के करीब पीस करके हम लोग आँख से आँख की दूरी जो हैगी वो 4-4, 6-6 इंच की लेके दूरी, और इतना काट लेते हैं हम लोग उसको। आँख से दूरी 4-6 आगे काट ली, 4-6 इंच पीछे काट लिया, तो आँख के बीच में आ जाती है किसान भाइयों, जो जहाँ से वो आँख में से फूटती है। और उसको एक एक करके करीब उसको दबाते हुए पूरी नाली में पहले हम लोग बिछा देते हैं। उसको मिट्टी से हम लोग उसको नाली को दबा के पूर देते हैं, उसको और बराबर कर देते हैं नाली को अंदर। तो किसान भाइयों, हमें जो हमने खाद डाला है वो हमारा खाद उस नाली के अंदर पहले से पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ हैगा। तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ किसान भाइयों, खाद जो था हमारे गन्ने को पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। गन्ना दबाने के बाद किसान भाइयों इसमें तुरंत उसमें पानी डाल देते हैं, पानी फेर देते हैं। मैंने नाली के द्वारा जो मैंने सिंचाई करी थी वो मैंने करी थी, पहली करी थी मैंने 25 दिन में, और उसके बाद दूसरी करी थी तकरीबन 60 दिन के अंदर, और फिर 70 दिन में तीसरी करी थी मैंने। और उसके बाद पानी गिरता रहा, बारिश होती रही, जिसकी वजह से दोबारा मुझे पानी फेरने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर, और बारिश की वजह से पानी पर्याप्त इसको गन्ने को मिलता रहा। किसान भाइयों, हमें इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि इसमें खरपतवार बिल्कुल ना हो। किसान भाइयों, हमें फिर इसके बाद निदाई करवाना चाहिए इसके अंदर। जो हमारी मैंने जो करवाई किसान भाइयों, निदाई करवाई, और उसके बाद जो किसान भाइयों मैंने जो था बची हुई जो मात्रा थी यूरिया की, वो मैं प्रथम निदाई के अंदर मैंने इसकी मात्रा को डलवा दिया यूरिया की, जिसकी वजह से इसके अंदर फुटाव भी काफ़ी अच्छे होते हैं। नाइट्रोजन की वजह से इसके अंदर से कल्ले भी अच्छे ज़्यादा फूटते हैं। दूसरी जो निदाई थी किसान भाइयों वो मैंने 60 दिन में करवाई इसके अंदर, और तकरीबन 60 दिन के बाद मैंने निदाई करवाने के बाद इसके अंदर हल द्वारा इसमें मिट्टी चढ़वाई थी किसान भाइयों। और मिट्टी चढ़ाने से किसान भाइयों ये फ़ायदा होता है कि ये इसकी जो जड़ें हैं और इसका जो फुटाव है वो और तेज़ होता है किसान भाइयों।
जो हमें कीट नियंत्रण जो बीमारियाँ आती हैं किसान भाइयों, अब हम उससे बात करेंगे। तो पहले जो किसान भाइयों पायरिल्ला की, तो किसान भाइयों इसके लिए हम लोग जैविक तरीका जो मैंने इस्तेमाल करा था किसान भाइयों, वो हम ये कर सकते हैं कि हम इसके अंदर लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। रात के अंदर अगर ये इसकी जो मक्खियाँ हैं वगैरह हैं, नर और मादा जो होंगे, वो इसके अंदर रोशनी में आके वो पानी में गिर जाते हैं। किसान भाइयों दूसरी जो इसमें और जो मुख्य बीमारी है कि वो आती है लाल सड़न। ये एक मुख्य बीमारी है किसान भाइयों। इसमें क्या होता है, लाल सड़न मतलब गन्ना जो है लाल पड़ जाता है। तो किसान भाई मैंने जो इस्तेमाल करा, इसके अंदर मैंने करा है कार्बन डाइज़म का इस्तेमाल करा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर इसका, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। और किसान भाइयों जो मैंने ये फसल लगाई है तकरीबन 1 से 1.5 एकड़ में मेरी फसल लगी हुई है गन्ने की। किसान भाइयों हम जो गन्ने की जो छटाई करते हैंगे वो इस प्रकार करते हैंगे कि बड़ा जो गन्ना होता है उसको हम लोग अलग छांटते हैंगे, वो छोटा जो गन्ना होता है पतला गन्ना होता है उसको अलग छांटते हैं, और जो बिल्कुल छोटा गन्ना होता है उसको हम लोग अलग छांट देते हैं। और किसान भाई इसकी जो हम कलाई बनाते हैं, कलाई उसको बोलते हैं किसान भाई, जो गट्ठा हम बनाते हैं उसको कलाई बोलते हैं। 12 गन्नों की हम एक कलाई बनाते हैं किसान भाइयों। और उसको हम लोग जो है किसान भाइयों कांस जो होता है उसको काट के उसको गीला करके और उसकी एक रस्सी टाइप की बना के, रस्सी जैसी बना के हम लोग उसको उससे हम गन्ने बांधते हैं। और वो तकरीबन ये मांगे चलिए 10 से 12 हज़ार रुपये करीब एक ट्राली हमारी बिक जाती है। और ये जो मैंने आपको बताया किसान भाइयों, ये मैंने अभी का जो भाव था उसके हिसाब से मैंने आपको बताया किसान भाइयों। बाजी मरतबा किसान भाई जब शॉर्टेज होता है, जब तेज़ी आती है, तो यही जो ट्राली है हमारी जो 10 से 12 हज़ार की है वो 18,000 रुपये तक पहुँच जाती है, जिससे किसान का मुनाफा डबल हो जाता है। किसान भाई हमारे राज्य में गेहूं की खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन इसका औसत उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में कम है। इसके कम उपज के कारणों की बात करें तो उनमें एक है गेहूं की उन्नतशील किस्मों का चयन न करना। ऐसे में हमारे प्रदेश के जो किसान भाई गेहूं की खेती से अधिक उपज लेना चाहते हैं तो वह इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर AK सिंह से। किसी भी फसल की खेती में सबसे महत्वपूर्ण कारक यदि है तो वो फसलों की उन्नत प्रजातियां। यदि हम फसलों की उन्नत प्रजाति का चयन कर लेते हैं तो खेती में जो हमें लाभ मिलने वाला है उसका आधा लाभ केवल उन्नत प्रजातियों के कारण ही हमें मिल सकता है। तो जो प्रजातियों की भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो गेहूं में किसान भाई जिन प्रजातियों का उपयोग करते हैं, यदि उन्नत प्रजातियों का उपयोग करें विभिन्न सिंचाई दशाओं में, तो हम बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी असिंचित और अर्ध सिंचित किस्मों का चयन कर बुआई करें, आइए जान लेते हैं। जो समय से बोई जाने वाली प्रजातियां हैं उसमें 2 प्रकार की प्रजातियां हैं। एक तो अर्ध सिंचित गेहूं की प्रजातियां, दूसरा सिंचित गेहूं की प्रजातियां। तो अर्ध सिंचित गेहूं में काफ़ी प्रजातियां हमारे बीच में इस समय उपलब्ध हैं। अर्ध सिंचित यानी 2 से 3 सिंचाई की सुविधा जहां पे उपलब्ध है वहां पे हमें सिंचित प्रजातियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा उत्पादन हमें नहीं मिल पाता। तो जो अर्ध सिंचित प्रजातियां हैं जो 125 से 135 दिन की अवधि की प्रजातियां हैं, इनका उपयोग यदि हम करें तो हम गेहूं का एक अच्छा उत्पादन ऐसे क्षेत्रों से ऐसी दशा में ले सकते हैं। तो इसके लिए जो मुख्य रूप से जो प्रजातियां उपयोग में लाई जानी चाहिए वो हैं JW 3211, JW 3288, JW 3269, JW 3020, JW 3382, HI 1544, HI 1500। ये सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें से अधिकतर प्रजातियां सरबती किस्म की प्रजातियां हैं, यानी इनकी जो रोटी की क्वालिटी है ये बहुत अच्छी होती है, इसलिए ब्रेड व्हीट यानी सरबती गेहूं के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो है हम अच्छा उत्पादन ऐसी दशा में जहां पे 2 से 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इनका जो बाज़ार भाव होता है, चूँकि ये सरबती किस्म की प्रजातियां हैं इसलिए इनका बाज़ार मूल्य भी जो है हमें अच्छा प्राप्त होता है अन्य गेहूं की तुलना में। इनकी जो उत्पादन क्षमता है 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन किसान भाई यदि 3 सिंचाई की उपलब्धता में सारी शस्य क्रियाओं को अपनाते हुए यदि खेती करते हैं तो 50 से 55 कुंटल या 60 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर हम इनका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों अभी आपने गेहूं की असिंचित और अर्ध सिंचित किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं गेहूं का अधिक उत्पादन देने वाली सिंचित किस्मों के बारे में। और जो सिंचित अवस्था में बोई जाने वाली प्रजातियां हैं जहां पे
जो सिंचाई के हमारे साधन हैं उनसे हम 4 से 5 सिंचाई गेहूं में यदि दे सकते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारी प्रजातियां हैं उनमें मुख्य रूप से GW 322, GW 366, GW 273, पूसा मंगल, पूसा तेजस, ये सारी जो प्रजातियां हैं ये सिंचित अवस्था में बोई जाने वाली प्रजातियां हैं। इनकी जो अवधि है 130 से 135 दिन की इनकी अवधि होती है। अधिकतम 140 दिन में ये पक करके तैयार हो जाती हैं और बौनी किस्म की ये प्रजातियां हैं। इनकी बढ़वार भी अधिक नहीं होती, इसलिए हवा के अधिक तेज हवा के कारण इनका ये गिरने भी नहीं पाती। इनकी जो उत्पादन देने की क्षमता है इन सभी प्रजातियों की 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन यदि सभी जो है सस्य क्रियाओं को अच्छी तरीके से ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से इन प्रजातियों से हम 65 से 70 या 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई देरी से बोई जाने वाली सिंचित किस्मों का चुनाव कर उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। देर से बोई जाने वाली प्रजातियों में JW 3336, MP 4010, MP 1142, ये सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो देर से बोई जाने वाली प्रजातियों में आती हैं और देर से बोने के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पे किसान भाई उनका जो खेत है देर से खाली होता है, धान के बाद गेहूं की बोनी करते हैं, मध्यम या लंबी अवधि की धान के बाद जब गेहूं की बोनी करते हैं, ऐसी स्थिति में देर से बोई जाने वाली प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए। जो किसान भाई मटर की खेती करते हैं और हरी फलियों की के लिए मटर की खेती करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा खेत दिसंबर के अंत तक खाली हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर के अंत तक जब हम बोनी करते हैं या जनवरी के प्रथम सप्ताह में बोनी करते हैं, ऐसी स्थिति में हम इन प्रजातियों का यदि चयन करें तो निश्चित रूप से गेहूं का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम थरा, जिला भिंड के कृषक योगेश यादव ने। यह सरसों की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो योगेश यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो हम आज बात करेंगे जो सरसों के जो प्रमुख कीट हैं, उसमें जो सरसों का 3 प्रमुख कीट हैं। जो सबसे पहला प्रमुख कीट है जो पौधे के जमाव के समय ही लगता है, उसको कहते हैं आरा मक्खी। जर्मिनेशन के समय ही आपको ये कीट देखने को मिलेगा। दूसरा प्रमुख कीट है पेंटेड बग और तीसरा जो बहुत ही प्रमुख कीट है वो है सरसों का माहू। तो जैसे मैंने बताया कि आरा मक्खी का जो लार्वा है वो पौधे की जमाव के समय में ही फसल को नुकसान पहुंचाता है। जब पौधा 3 से 4 लीफ स्टेज का हो जाता है, जिसमें 3 से 4 पत्ती आ जाती हैं, उस अवस्था में आरा मक्खी का जो लार्वा है वो पत्तियों में होल बनाकर उसको खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये जो लार्वा है वो हरे रंग का होता है, परंतु बाद में ये गहरे कलर में हो जाता है। इसको गहरे भूरे रंग का या गहरे काले रंग का लार्वा बन जाता है ये। और ये दिन की अवस्था में ये मिट्टी में छुपा रहेगा और रात के समय में ये पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। जब इसका ज़्यादा प्रकोप होता है तो जमाव के समय में हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, क्योंकि 2 से 3 पत्ती की अवस्था में ही ये फसल को काट देता है और ऐसी अवस्था में फसल को बहुत नुकसान होता है। अगर इससे हम नियंत्रण चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल उपाय है इसका कि हम हल्का सा इरिगेशन कर दें, सिंचाई कर दें अपने खेत में हल्का सा। अगर हम सिंचाई करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी में छुपा होता है, और जैसे ही हम सिंचाई करेंगे इसका जो लार्वा है वो मर जाएगा और इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल उपाय है, हमें इरिगेशन कर देना चाहिए। खासकर वैसे हम लोग 25 से 30 दिन पे जो सिंचाई का है वो रिकमेंडेशन है कि जमाव के बाद, सरसों के जमाव के बाद 25 से 30 दिन के बाद हमें उसको सिंचाई करना चाहिए। उसी अवस्था में सिंचाई करने से जो आरा मक्खी का जो लार्वा है वो मर जाता है। किसान भाइयों, यदि आरा मक्खी का प्रकोप सरसों की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन की 15 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पालेंगे। उसके बाद से दूसरा प्रमुख कीट है, उसको बोलते हैं पेंटेड बग। पेंटेड बग एक लाल रंग का कीट है, चूसक कीट है। ये जो अपने सूंड से पत्ती
पत्तियों से और पौधों से रस को चूसता है। तो इसकी जो मादा है वो अपने अंडे पत्तियों के ऊपर देती है और जो अंडों से जो निम्फ निकलता है वो गुच्छे में रहते हुए पौधे से रस को चूसते रहते हैं, जिससे कि कुछ समय उपरांत ही 1-2 दिन में ही वो पौधा मुरझाने लगता है और सूख जाता है। तो इस तरीके से ये जो सरसों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा जो प्रमुख कीट है वो है माहू। सरसों में सबसे बड़ी समस्या जिस कीट की होती है वो माहू की ही रहती है। माहू जो आप देखेंगे कि जमाव के समय से लेके और हार्वेस्टिंग तक इसका प्रकोप बना रहता है सरसों में। किसान भाइयों, माहू कीट, जिसे हमारे कुछ किसान भाई चेपा तथा एफिड के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रकोप सरसों की फसल में अधिक देखने में आता है। ये हल्के हरे पीले रंग का 1 से 1.5 मिली लंबा कीट होता है। जब फूल आने को होते हैं तो हम देखते हैं कि अग्र शिराओं पे, अग्र पौधे के जो अग्र भाग है उस पे इसकी कॉलोनियाँ विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, माहू की कॉलोनियाँ बनने लगती हैं और वहीं से वो रस को चूसना शुरू कर देता है, जिससे कि पौधे की आगे की बढ़वार वो रुक जाती है। उसमें क्या होता है कि पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और जो उसके जो शाखाएँ हैं वो भी मुड़ी तुड़ी होने लगती हैं, अविकसित हो जाती हैं, जिससे जो सिलिकुआ है, जो फली बन रही होती है, वो भी बहुत ही मुड़ी हुई बनती है और उसमें जो दाने बनते हैं वो भी बहुत ही कम बनते हैं। तो इस तरीके से जो पैदावार है वो बहुत ही कम हो जाती है ये माहू के प्रकोप के द्वारा। तो माहू एक कॉलोनी से पूरी कॉलोनी, जो इसके पूरे खेत में इसकी कॉलोनी फैल जाती है, अतः इसका जो नियंत्रण है वो समय से करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए किसानों अब बात करते हैं कि नियंत्रण इन कीटों का हम किस प्रकार से करें। तो जो पेंटेड बग है और जो माहू है, क्योंकि ये दोनों ही कीट जो हैं चूसक कीट हैं, पौधों से रस को चूसते हैं, अतः इसकी जो दवाई है वो एक ही दवाई का प्रयोग करने से दोनों का नियंत्रण हो जाता है। परंतु दवाई से पहले अगर हम ये देखते हैं कि जो दूसरी विधियां हैं उससे अगर हमारा माहू नियंत्रित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसा कि आपको विदित है कि जो माहू है वो पीले रंग की तरफ आकर्षित होता है। तो अगर हम पूरे खेत में येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा प्रपंच अगर हम लगाएं तो माहू जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होगा और वो स्टिकी ट्रैप में जाके चिपक जाएगा। इससे जो शुरुआती जो माहू का प्रकोप होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी और इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अगर आपके खेत में प्रकोप बहुत कम है, अभी माहू का प्रकोप ज़्यादा नहीं हुआ है जिससे कि हम दवाई का प्रयोग करें, तो उससे पहले हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 2% नीम ऑयल का हम अगर स्प्रे करें तो हम माहू को रिपेल कर सकते हैं, वहाँ से भगा सकते हैं अपने खेत से। अगर इससे नियंत्रित नहीं होता है तब हमें दवाइयों का प्रयोग ही करना पड़ेगा। तो चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए जो सरसों में लगती हैं पेंटेड बग और माहू के लिए थायोमेथोक्साम का आप प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथोक्साम एक दवाई है जिसको हम 25 WG के फॉर्मुलेशन में ये बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो इसके दानेदार ग्रेन्यूल होते हैं। इसको अगर हम 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव करें खेत में तो माहू का भी और पेंटेड बग दोनों का भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो अगर आप लोग ये सारी क्रियाएं करते हैं तो सरसों में आप उचित पैदावार लेंगे और कीड़ों का भी प्रबंधन अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूली की फसल लगाएं, कम समय में अच्छा लाभ कमाएं। धान की करें सही समय पर कटाई और लें गुणवत्ता युक्त अधिक उपज। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।